Hello everyone, this is Dr. Supriya Shonalika, Department of Political Science by SNM College. Dear students, very good morning to all of you. आज का जो हमारा क्लास है वो यूजी सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट्स के लिए है और यूजी सेमेस्टर 2 के कोर्स का जो पेपर 3 है जिसका नाम इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और संवैधानिक विकास जिसका नाम है और जिसका कोड C3 है, उसके अंतर्गत यूनिट 4 की चर्चा आज हम लोग करेंगे। और यूनिट 4 के अंतर्गत हमें मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स एक्ट 1909 जो है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 की चर्चा करनी है। इसके पहले हम लोगों ने जो है वो राष्ट्रीय मूवमेंट के अंतर्गत उदारवादी, उग्रवादी, क्रांतिकारी तथा गांधीवादी युग की चर्चा हमने अपने लास्ट क्लासेस में की थी। और इसके बाद आज जो है हम लोग जो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम जो 1909 में बनाया गया उस जो है अधिनियम की चर्चा करेंगे कि उस अधिनियम के अंतर्गत क्या व्यवस्थाएं की गई थी, साथ ही साथ जो 1909 का जो कानून था उसमें क्या कमियां थी तथा उस अधिनियम के महत्व की चर्चा हम लोग लास्ट में करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि ये मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम को क्यों लाया गया था और इसकी पृष्ठभूमि क्या थी इसको लाने की। तो लॉर्ड कार्जन द्वारा अपनाई गई जो गलत नीतियों के कारण भारतीय जनता ब्रिटिश शासन से बहुत ही असंतुष्ट थी और उसके कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत भाषण में जो 1905 में हुआ था, कलकत्ता निगम अधिनियम 1900, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 और बंगाल विभाजन जो था वो 1905 आदि कार्यों ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध जो है वो जो लहर या रोष कहें तो भारतीयों के अंदर जागृत कर दिया था। और 1906 में ब्रिटिश शासन की शक्ति उदार दल के हाथों में आ गई थी और जो अनुशासन और कार्य क्षमता की अपेक्षा स्वतंत्रता एवं स्वायत्तता में अधिक विश्वास करता था। लॉर्ड मिंटो और लॉर्ड मार्ले दो ये ब्रिटिश अधिकारी थे। तो इन दोनों ने अपनी नियुक्ति के तुरंत बाद भारत की प्रशासन में सुधार करने का निश्चय किया और इस उद्देश्य से लॉर्ड मिंटो ने सर अरुंडले की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की जिसे अक्टूबर 1906 में अपनी रिपोर्ट दी और फरवरी 1909 में इन प्रस्तावों के आधार पर एक विधेयक तैयार किया गया और जो ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया और जिसने भारतीय परिषद अधिनियम 1909 या मॉर्ले मिंटो सुधार कानून का रूप ग्रहण किया। और जो ये 1909 का जो कानून था, सुधार भारतीय परिषद अधिनियम भी इसको कहते हैं या मार्ले मिंटो सुधार कानून भी कहते हैं। तो इस कानून का प्रमुख लक्ष्य क्या था? तो इसका जो लक्ष्य था उसमें जो इसका सबसे प्रमुख जो लक्ष्य इसमें था कि केंद्रीय एवं प्रांतीय विधायी परिषदों का विस्तार करना और इसके अंतर्गत जैसे कि गवर्नर जनरल की विधान परिषद के अतिरिक्त सदस्यों की संख्या जो है बढ़ाकर 16 से 60 कर दी गई थी और कहने के लिए की बात की गई थी। और जो दूसरा इसमें परिवर्तन लाया गया तो उसमें प्रांतीय विधान परिषदों में मद्रास, बंगाल और बम्बई के सदस्यों की संख्या 20 से 50, संयुक्त प्रांत की 15 से 60 और पंजाब, असम और बर्मा की विधान परिषदों की संख्या 30 निश्चित की गई थी। और 1912 में प्रांतों की सीमाओं में भी कुछ परिवर्तन होने पर अन्य प्रांतों की विधान परिषदों की सदस्य संख्या में भी कुछ परिवर्तन किए गए थे। दूसरा जो इसमें परिवर्तन किया गया था या जो लाया गया था वो
विधायी परिषदों के अधिकार में वृद्धि की गई थी। तो केंद्रीय एवं प्रांतीय विधायी परिषदों के अधिकारों में भी वृद्धि की गई थी और इसके अंतर्गत सदस्य को पूरक प्रश्न पूछने के अधिकार दे दिए गए तथा परंतु साथ ही यह प्रतिबंधित भी किया गया कि पूरक प्रश्न वही सदस्य पूछ सकता था जिसने मुख्य प्रश्न पूछा हो। दूसरी जो चेंजिंग की गई थी, विधान परिषद के सदस्यों को बजट पर बहस करने और प्रस्ताव पेश करने का भी अधिकार दिया गया था। और तीसरा जो परिवर्तन इसमें किया गया था कि कानून द्वारा उपरोक्त अधिकारों को सीमित कर दिया गया था तथा इनके प्रयोग की कुछ विशेष नियमों के अनुसार ही किया जा सकता था। तीसरा जो इसमें इस अधिनियम में सुधार अधिनियम में जो लाया गया था वह था केंद्रीय विधान परिषद में सरकारी बहुमत। तो केंद्रीय जो विधान परिषद के 69 सदस्यों में से 37 सरकारी थे और 5 नामजद गैर सरकारी और 27 निर्वाचित। तो सदस्यता की अवधि जो है वो 3 वर्ष की थी। अगला जो चेंज किया गया इस अधिनियम के सुधार अधिनियम में लाया गया जिस चीज़ को, तो उसके अंतर्गत प्रांतीय विधान परिषद में गैर सरकारी बहुमत। गैर सरकारी बहुमत का तात्पर्य निर्वाचन बहुमत से नहीं था। सरकारी सदस्य और सरकार द्वारा नामजद गैर सरकारी सदस्य दोनों मिलकर निर्वाचित सदस्यों से निश्चित रूप से अधिक हो जाते थे। प्रायः प्रांतीय सरकारों को प्रांतीय विधान परिषदों से अपनी इच्छा अनुसार कानून बनवाने में कठिनाई होती थी क्योंकि गैर सरकारी सदस्य का पक्ष लेते थे और चुने हुए सदस्य विभिन्न हितों के प्रतिनिधित्व होने के कारण आपस में नहीं मिल सकते थे। पांचवा जो चेंज या परिवर्तन लाया गया, इस सुधार किया गया इस कानून के अंतर्गत, वो था कि कार्यकारिणी परिषदों में भारतीयों की नियुक्ति एवं कार्यकारिणी परिषदों का विस्तार किया गया और इस कानून के द्वारा यह घोषणा की गई कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद और प्रांतीय जो गवर्नर की कार्यकारिणी परिषदों में भारतीयों को नियुक्त किया जा सकता है और इस आधार पर लॉर्ड सिन्हा को गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी का प्रथम भारतीय विधि सदस्य नियुक्त भी किया गया था। छठा जो चेंज लाया गया था इस कानून के माध्यम से वह था सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कानून के द्वारा मुसलमानों को पृथक सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया और इसके अतिरिक्त मुसलमानों को साम्राज्य के प्रति उनकी विशेष सेवाओं को दृष्टि में रखते हुए संख्या के अनुपात से अधिक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था। अगला जो परिवर्तन किया गया वो था समिति तथा भेदभाव पर आधारित मताधिकार। अधिनियम द्वारा जो मताधिकार दिया गया वह अत्यंत सीमित और अनेक प्रकार के भेदभाव पर आधारित था। इतना ही नहीं, मुस्लिम एवं गैर मुस्लिम व्यक्तियों के मताधिकार की योग्यताएं भी बहुत भिन्न थीं। अगला जो चेंज किया गया वो था, लाया गया जो परिवर्तन इस कानून के माध्यम से, वो था कि उम्मीदवारों के लिए अनावश्यक रूप से कठोर एवं भेदभावपूर्ण योग्यताएं। कानून का एक लक्षण और दोष था कि उम्मीदवारों के लिए अनावश्यक रूप से इसे कठोर और भेदपूर्ण योग्यताएं इसमें थीं। उदाहरण के लिए प्रांतीय परिषदों के लिए संपत्ति संबंधी योग्यताएं भी निश्चित की गई। सबसे त्रुटिपूर्ण बात यह थी कि विनियमों द्वारा शासन को किसी भी व्यक्ति को उम्मीदवार बनाने से रोकने का भी अधिकार दिया गया था। तो ये मतलब उसको एक अधिकार दिया गया था कि वह उम्मीदवार बनेगा कि नहीं बनेगा। नेक्स्ट जो इसके तहत जो व्यवस्था की गई थी 1909 के कानून के तहत जो सुधार था, तो उसके अंतर्गत भारत के कुछ भागों को प्रतिनिधित्व से वंचित किया गया था। मतलब वहाँ निर्वाचन की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत कुर्ग, अजमेर, मेरवाड़ आदि ब्रिटिश भारत के कुछ क्षेत्र सीधे गवर्नर जनरल के आधिपत्य में था
और इनका भी एक गैर सरकारी सदस्य केंद्रीय विधान परिषद में सम्मिलित नहीं किया गया और ना ही इन प्रदेशों का चुनाव क्षेत्र बनाया गया था। तो ये थी 1909 थी, या जो 9 का जो सुधार कानून था, जिसको भारतीय परिषद अधिनियम भी कहते हैं या मार्ले मिंटो सुधार कानून के नाम से भी इसको जाना जाता था। तो इसमें क्या व्यवस्थाएं की गई थी शासन की से संबंधित, उसकी चर्चा हमने की। अब हम देखते हैं कि 1909 का जो कानून था उसमें जो कमियां थी वो क्या थी। तो 1909 के सुधार कानून का उद्देश्य कांग्रेस के उदारवादी पक्ष को संतुष्ट करना था, ताकि उन्हें ब्रिटिश सरकार के साथ लिया जा सके और उग्रवादियों तथा क्रांतिकारियों को कठोरतापूर्वक दबाया जा सके। और कानून के परिणत होते समय ऐसा विश्वास किया जाता था कि भारतीयों को महत्वपूर्ण अधिकार प्रदान किए जा रहे हैं, लेकिन वास्तव में ये सुधार जो थे वो खोखले होते थे। और इस कानून के अंतर्गत जिन नियमों और उपनियमों की रचना की गई वे सुधारों के आधारभूत सिद्धांतों से बिल्कुल विरुद्ध प्रतीत होते थे और इनसे सुधारों का क्रियान्वयन असंभव प्रतीत होने लगा। और इस कानून की आलोचना जो है वो उसको प्रमुख आधारों पर की गई है। उसमें जो पहला आधार है कि उत्तरदायी शासन की स्थापना इससे नहीं होती है। तो भारतीयों के द्वारा देश में उत्तरदायी शासन की स्थापना की मांग की जा रही थी, लेकिन कानून के द्वारा उत्तरदायी शासन की स्थापना नहीं की गई। और दिसंबर 1908 में हाउस ऑफ लॉर्ड्स में भाषण देते हुए स्वयं लॉर्ड मार्ले ने कहा था कि यदि यह समझा जाए कि मैं भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना चाहता हूं अथवा मेरे इन सुधारों का लक्ष्य प्रत्यक्ष रूप से या अवश्य ही भारत को उत्तरदायी शासन की ओर ले जाना है, तो यह भूल होगी और ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है। यदि मेरे कार्यकाल या आयु 20 गुनी भी बढ़ जाए तो भी मैं भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना की एक क्षण के लिए भी कामना नहीं करूंगा। ये मार्ले ने भाषण देते हुए हाउस ऑफ लॉर्ड्स में कही थी। और 13 मई 1909 को लॉर्ड मार्ले ने एक बार फिर कहा कि हमारे जीवन काल में और आगामी कई पीढ़ियों तक भारतवर्ष के लिए स्वराज प्राप्ति असंभव है। इस तरह से उन्होंने कहा कि यहाँ पे उत्तरदायी शासन जो है वो नहीं दिया जा सकता, उसकी व्यवस्था अभी नहीं की जा सकती। अभी वो समय नहीं आया है कि भारत को उसको स्वायत्त आज़ादी दी जाए और वहाँ पे उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाए। कानून की इस अपूर्णता के कारण स्वाभाविक रूप से भारतीयों को बहुत अधिक निराशा हुई और डॉक्टर जकारिया ने के द्वारा इसे अर्थ या शून्य कहा गया। और मिस्टर मजुमदार ने लिखा है कि ये केवल चंद्रमा की चमक की भांति थे। कानून का उद्देश्य कुछ भारतीयों प्रतिनिधियों को कानून निर्माण और प्रशासनिक कार्यों के साथ संयुक्त कर एक प्रकार के संवैधानिक एक तंत्र की स्थापना करना था। उन्होंने ये बात जो है वो कही है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात इस कानून के अंतर्गत जो इसकी आलोचना करते हुए कही गई है वह है कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। इस अधिनियम की सबसे बड़ी बुराई जो है वो सांप्रदायिक निर्वाचन का प्रारंभ था और सांप्रदायिक निर्वाचन की इस योजना ने भारत के राजनीतिक क्षेत्र में एक विष बेला जो है वो बो दी और जिसके अत्यंत भयंकर परिणाम हुए। भारत का बंटवारा, पंजाब और पाकिस्तान और भारत में विभाजन। और श्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था उनके शब्दों में, यह भारत के भविष्य का प्रभाव डालने वाली वस्तु थी और भविष्य में मुसलमान केवल पृथक निर्वाचन क्षेत्रों से खड़े हो सकते थे। इस प्रकार उनके चारों ओर एक राजनीतिक दीवार खड़ी कर दी गई थी तथा उन्हें शेष भारत से पृथक किया गया था। और यह दीवार प्रारंभ में तो छोटी थी क्योंकि निर्वाचन क्षेत्र संकुचित थे,
परंतु जैसे जैसे मताधिकारों में वृद्धि होती गई यह दीवार बढ़ती गई और उसका सार्वजनिक तथा सामाजिक जीवन के ढांचे पर इस प्रकार प्रभाव पड़ा मानो सारे ढांचे में घुन लग गया हो। इससे हर प्रकार की पृथकवादी प्रवृत्तियां उत्पन्न हुई तथा अंत में भारत के विभाजन की मांग जो है वो उठने लगी और अंततः जो है भारत जो है पाकिस्तान दो देशों में विभाजित हुआ। और इस तरह से ब्रिटिश लेखक P.E. रॉबर्ट्स जो एक विचारक हैं, एक ब्रिटिश लेखक हैं, उन्होंने लिखा है कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के विभिन्न समुदायों के में भेद उत्पन्न कर दिया और उनके हितों का मेल जो है असंभव बना दिया और इसके परिणाम स्वरूप भारतीयों में सांप्रदायिकता की भावना दिन प्रतिदिन प्रबल होने लगी और आगे चलकर सिखों और एंग्लो इंडियंस आदि के द्वारा भी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का मांग जो है वो किया जाने लगा और ये मांग जो है वो दिन प्रतिदिन प्रबल होने लगी। तो इस तरह से ये जो आपका सुधार अधिनियम जो था या भारतीय परिषद अधिनियम जो था, तो इसकी सबसे बड़ी जो खामी थी, कमजोरी थी या जो आलोचना जो है उसकी सांप्रदायिकता को लेकर की गई थी। इसके बाद जो अगली आलोचना इसकी की गई है कि अत्यधिक सीमित मताधिकार और परोक्ष चुनाव की व्यवस्था इसके अंतर्गत की गई थी। तो सुधारों ने चुनाव की प्रणाली प्रारंभ कर दिया और कुछ मतदाताओं की संख्या अत्यधिक कम थी और कुछ अवस्थाओं में एक निर्वाचन क्षेत्र में यह संख्या 9 अथवा 10 से अधिक नहीं हो सकती थी और मताधिकारियों की संख्या बहुत कम होने के कारण निर्वाचित व्यक्तियों को किसी भी प्रकार जनता का प्रतिनिधित्व नहीं कहा जा सकता था। इसके अतिरिक्त मताधिकारियों की संख्या इतनी कम होने पर राजनीतिक भ्रष्टाचार की शंका जो है वो आशंका भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी या बढ़ जाती है। और इसके अतिरिक्त जो चुनाव की प्रणाली जो है वो अप्रत्यक्ष वस्तुतः दोहरी अप्रत्यक्ष थी और साधारणतः जनता संस्थाओं के सदस्यों का चुनाव करती थी और स्थानीय संस्थानों के सदस्य निर्वाचक मंडलों के द्वारा मंडलों का चुनाव करते थे और ये निर्वाचक मंडल प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों का चुनाव करते थे और इस दोहरे परोक्ष निर्वाचन के कारण सदस्य जनता के प्रति उत्तरदायी अनुभव नहीं करते थे और सीमित मताधिकार और परोक्ष निर्वाचन की पद्धति के कारण केंद्रीय और प्रांतीय व्यवस्थापिकाएं राष्ट्र का प्रतिनिधित्व होने का दावा नहीं कर सकती थी और इस आधार पर भी इसकी आलोचना की गई है। चौथी जो आलोचना की गई है कि मताधिकार में अनुचित भेदभाव अधिनियम की इस धारा पर भी आलोचना की गई जाती है कि इसके द्वारा संप्रदाय के मतदाताओं में अत्यधिक और अनुचित भेदभाव किया गया और मुसलमानों में मध्यम वर्गीय जमींदार व्यापारियों और स्नातकों के मताधिकार प्रदान किए गए थे, लेकिन इसी श्रेणी के गैर मुस्लिमों को इस अधिकार से वंचित कर दिया गया था। और पंडित मदन मोहन मालवीय ने कहा था कि 30 वर्ष पहले के हिंदू, पारसी और सिख स्नातक गुरुदास बनर्जी, डॉक्टर भंडारकर, सर सुब्रह्मण्यम अय्यर और डॉक्टर रास बिहारी घोष जैसे व्यक्तियों को मताधिकार नहीं दिया गया था, जबकि 5 वर्ष पहले के प्रत्येक मुस्लिम स्नातक को मताधिकार दिया गया था। और इस प्रकार अधिनियम के द्वारा भारत के बहुसंख्यक संप्रदाय हिंदुओं के साथ अन्याय किया गया था और हिंदू बहुमत वाले अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए मुसलमानों को भारात्मक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था, लेकिन मुस्लिम बहुमत वाले प्रांतों में पंजाब, पूर्वी बंगाल और असम हिंदुओं को इस प्रकार का प्रतिनिधित्व जो है वो प्राप्त नहीं किया गया था। तो इस तरह से इसकी जो भेदभावपूर्ण जो नीति थी वो अनुचित थी। अगली जो आलोचना की गई है इसकी कि केंद्रीय विधायी परिषद में सरकारी बहुमत। अधिनियम का एक दोष यह भी है कि केंद्रीय परिषद में
सशक्त सरकारी बहुमत की व्यवस्था की गई थी और इस सशक्त सरकारी बहुमत के कारण गैर सरकारी सदस्यों की स्थिति नितांत असहाय थी। और पुन्निया ठीक ही लिखते हैं कि गैर सरकारी सदस्य अपनी बात की पुष्टि में चाहे कितने ही अच्छे तर्क क्यों न दे दें, लेकिन जब तक विधेयक पर मतदान का समय होता था तब सरकारी पक्ष सामने आकर विधेयक अपने पक्ष में पास करवा लेते थे। तो यह जो थी एक इसकी कमी थी। नेक्स्ट था कि प्रांतीय परिषद का गैर सरकारी बहुमत। यह एक भ्रामक, यद्यपि कहने के लिए प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी बहुमत था, लेकिन भारतीयों के लिए इकाई इसका कोई प्रयोग नहीं था। और गैर सरकारी सदस्य दो प्रकार के थे, एक तो नामजद गैर सरकारी और निर्वाचित गैर सरकारी। और ये नामजद गैर सरकारी सदैव सरकार के इशारे पर ही कार्य करते थे, इसलिए निर्वाचित सदस्य कुछ भी नहीं कर सकते थे। और जो सदस्य इतने विभिन्न हितों के प्रतिनिधि होते थे, उनके लिए सरकार के विरुद्ध मिलना बहुत ही कठिन था। और गैर सरकारी बहुमत का इसलिए भी महत्व नहीं था क्योंकि गवर्नर को इन सब मामलों में निषेधाधिकार की शक्तियां प्राप्त थीं। तो इसलिए यह जो था, इस आधार पर भी इसकी आलोचना की गई है। अगली जो आलोचना की गई है वो था कि विधायी परिषदों की शक्तियां अत्यधिक सीमित, इस आधार पे इसकी आलोचना की गई है। तो विधायी परिषद के सदस्यों की संख्या बहुत सीमित थी। वे कार्यकारिणी परिषद के सदस्यों से प्रश्न पूछ सकते थे, लेकिन कार्यकारिणी के सदस्यों के लिए प्रश्नों का उत्तर देना आवश्यक नहीं था। और सदस्यों को सार्वजनिक मामलों पर प्रस्ताव पास करने का भी अधिकार था, लेकिन इस प्रस्तावों को मानकर या ना मानकर सरकार की इच्छा, मानना या ना मानना सरकार की इच्छा पर था। और विधान परिषद के सदस्य बजट पर बहस कर सकते थे, लेकिन केंद्रीय या प्रांतीय सरकार के 1 रुपए पर भी उनका कोई प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं था। इसके अतिरिक्त गवर्नर जनरल या गवर्नरों ने विधान परिषद की कार्यवाहियों के नियम और उपनियम इस तरह बनाए कि उनके द्वारा सदस्यों के अधिकार और भी अधिक सीमित हो गए। और इन उपनियमों द्वारा अनेक राष्ट्रीय नेताओं, उदाहरण के लिए NC केलकर को आधारहीन कारणों पर चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया था। तो इस तरह से इस आधार पर भी इसकी आलोचना की जाती है। अगली आलोचना जो की जाती है इस सुधार भारतीय अधिनियम परिषद अधिनियम की, तो कि निहित स्वार्थों को अत्यधिक महत्व देना। अधिनियम के द्वारा जमींदारों और वाणिज्य मंडल को विशेष प्रतिनिधित्व प्रदान कर निहित स्वार्थों को अत्यधिक महत्व दिया गया था। और ये निहित स्वार्थी तत्व ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में थे और राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध भी थे। तो इस आधार पर भी इसकी आलोचना की गई है। अगली जो आलोचना की गई, भविष्य के लिए निश्चित लक्ष्य नहीं था। अधिनियम के द्वारा भारत के भविष्य के लिए कोई भी लक्ष्य निश्चित नहीं किया गया था और भारतीय चाहते थे कि ब्रिटिश सरकार भारत के राजनीतिक भविष्य के संदर्भ में स्पष्टता से कुछ कहे, लेकिन 1909 के अधिनियम ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया था। और अधिनियम अपने मूल स्वरूप में अधिनियम के मूल स्वरूप में ही जो मूल स्वरूप था वही त्रुटिपूर्ण था। और अधिनियम के क्रियान्वयन की व्यवस्था इस प्रकार की गई थी कि भारतीयों को सत्ता का कोई हस्तांतरण संभव ना हो सके। और इस तरह अलग अलग बिंदुओं पर इस अधिनियम की, ये जो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 था, उसकी आलोचना जो है वो की गई है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो भारतीय जो परिषद अधिनियम था या मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कानून जो था, उसकी क्या महत्ता थी, इसकी महत्ता क्या थी, इसमें विशेषता क्या थी, इसको आखिर क्यों लाया गया, इसमें इतने गुणों के बावजूद इसकी कुछ जो है वो, इसमें कुछ ऐसे भी चीज़ें को शामिल किया गया था जो उस समय के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था। और वो क्या था, तो उपरोक्त जो हमने आलोचना की है, उस आलोचना का तात्पर्य यह नहीं है
कि 1909 का सुधार अधिनियम जो था वो निरर्थक था। यह अधिनियम 1892 के अधिनियम से निश्चित रूप से बहुत अधिक आगे का अधिनियम था और इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में भी एक भारतीयों को शामिल कर लिया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। और 2 भारतीयों को मंत्री परिषद में भी लिया गया था। और अब गवर्नर जनरल का विधान परिषद का भी विस्तार करके उसके कुछ निर्वाचित सदस्य ले लिए गए थे और इसी प्रकार प्रांतीय परिषदों का भी विस्तार किया गया था और उनमें निर्वाचित सदस्यों को स्थान दिया गया था और उनकी शक्तियों में वृद्धि भी की गई थी और अप्रत्यक्ष चुनाव ही सही के सिद्धांत की स्वीकृति अधिनियम का एक महत्वपूर्ण कदम थी। विधान परिषदों के सदस्यों का पूरक प्रश्न पूछने का जो अधिकार दिया गया था वह इस दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था कि इसके आधार पर सरकार के कार्यों की परीक्षा की जा सकती थी और बजट के कुछ भागों पर मत देने का अधिकार और सभी प्रशासकीय विषयों पर प्रस्ताव पारित करने का अधिकार निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण थे। यद्यपि अधिनियम के निर्माताओं ने जोर देकर यह कहा था कि उनका उद्देश्य भारत में संसदीय शासन की स्थापना करना नहीं है, किंतु अधिनियम में की गई विभिन्न व्यवस्थाएं भारतीय शासन को उस बिंदु तक ले आई जहां संसदीय दायित्वों से इनकार नहीं किया जा सकता और इसलिए मॉन्टफोर्ड रिपोर्ट में स्वीकार किया गया था कि ये सुधार उत्तरदायी शासन की दिशा में एक निश्चित कदम थे और अधिनियम के द्वारा भारतीयों को उत्तरदायी शासन का प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया। अधिनियम ने भारतीयों को अवसर दिया कि वे अपनी राजनीतिक योग्यताओं का परिचय दे सके और इन सुधारों के लागू होने पर अनेक भारतीय इस परिषद में शामिल हुए और उन्होंने अपनी राजनीतिक योग्यता का सराहनीय प्रमाण भी दिया। और इन सब के अतिरिक्त अधिनियम के द्वारा नौकरशाही में जो कुछ सीमा तक सुधार भी किया गया और यह जो था एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक पक्ष इसका था। और भारत मंत्री लॉर्ड मार्ले का यह कथन कुछ सीमा तक यह चीज ठीक है कि ये सुधार ब्रिटेन और भारत के संबंधों में एक नई अध्याय की शुरुआत करेगा और भारत में ब्रिटिश उत्तरदायी दायित्व को एक नवीन मोड़ प्रदान करेगा। और इस तरह से मॉर्ले मिंटो जो सुधार अधिनियम था इसके द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से भारत में उत्तरदायी शासन की व्यवस्था की गई, जिससे कि यहाँ पे पहले ही लोग जो हैं उसके बारे में जान लें और इस तरह से जानने के बाद जो है वो करें। और साथ ही साथ इसके अंतर्गत जो निर्वाचन क्षेत्र में जो सीटें थीं उसको भी बढ़ाई गई जो भारतीयों के पक्ष में थी। कुछ अधिकारियों को गवर्नर जनरल का जो समिति थी उसमें भी लिया गया, जो एक महत्वपूर्ण पहल था क्योंकि उसमें कोई भारतीय शामिल नहीं थे। तो इस अधिनियम के द्वारा यहाँ के लोगों को भी उसमें शामिल करने का प्रयास किया गया। और इस तरह से अगर हम कहें तो एक उत्तरदायी शासन व्यवस्था को कायम करने की नींव जो है इस मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम के द्वारा भारत में स्थापित करने का प्रयास जो है वो किया गया था। जबकि प्रारंभिक दिनों में खुद मॉर्ले ने कहा था कि जो है वो अभी कितने दिनों तक अभी जो है भारत को उत्तरदायी शासन जो है वो नहीं दिया जा सकता या नहीं बनाया जा सकता, लेकिन परोक्ष रूप से ही सही यहाँ पे जो है एक उत्तरदायी शासन के लिए एक नींव रखी गई जो आगे चलकर आगे हमारे देश के लिए जो थी वो एक तरह से सकारात्मक जो है पक्ष लेकर आई और एक उत्तरदायी शासन भारत में एस्टैब्लिश करने में इसका योगदान रहा था। तो ये था मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909। हमने देखा कि मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम क्या है, इसमें क्या व्यवस्थाएं की गई थी, इसमें किस तरह से केंद्रीय
और प्रांतीय परिषदों का विस्तार किया गया, विधान परिषदों का विस्तार किया गया, अभी उनके अधिकारों की अभिवृद्धि की गई। साथ ही साथ केंद्रीय विधान परिषदों में सरकारी बहुमत की व्यवस्था की गई। प्रांतीय विधान परिषद में गैर सरकारी बहुमत की व्यवस्था की गई। कार्यकारिणी परिषदों में भारतीयों की नियुक्तियों एवं कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ हुआ और सीमित तथा भेदभाव पर आधारित मताधिकार जो था वो भी इसका एक इसमें लाया गया और उम्मीदवारों के लिए अनावश्यक रूप से कठोर और भेदभावपूर्ण जो है योग्यताओं का इसमें निर्धारण किया गया और भारत के कुछ भागों को प्रतिनिधित्व से वंचित भी रखा गया। तो ये ये सारी चीज़ें जो हैं ऐड की गई और इस आधार पे इसकी आलोचना भी की गई कि किस तरह से यह उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए सही नहीं है और जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली थी उसकी आलोचना की गई कि भारत में जो था जाति या धर्म के नाम पर जो निर्वाचन प्रणाली जो बनाई गई तो उसकी भी आलोचना की गई, जो आगे चलकर भारत और पाकिस्तान के विभाजन का भी कारण बना। और अत्यधिक मताधिकार जो था अत्यधिक सीमित मताधिकार जो था वो परोक्ष रूप से चुनाव में दिया गया। साथ ही साथ जो मताधिकार में अनुचित भेदभाव भी था और इस तरह से हम देखें तो इसमें बहुत सारी जो है कमियां थीं, लेकिन उनके बावजूद इसमें कुछ अच्छाइयाँ भी थीं और वो अच्छाइयाँ यह थी कि इस कानून के द्वारा जो है वह केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों का विस्तार किया गया। दूसरा, विधान परिषदों के अधिकारों में वृद्धि की गई थी और केंद्रीय विधान परिषद और सरकारी जो थी उसमें बहुमत की व्यवस्था की गई। साथ ही साथ भारत में एक उत्तरदायी शासन स्थापित करने की भी नींव रखी गई। तो ये था मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909। आई थिंक आपको समझ में आया हो। अगर कोई समस्या हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके वहाँ पे आप अपने प्रश्न रख सकती हैं। जो लोग नए हैं अभी नए जुड़े हैं क्लास से, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपके पास जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो आपको मिल जाए और आपकी जो पढ़ाई है वो कंटिन्यूसली चलती रहे और उसमें कोई बाधा ना आए। तो आज के क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं नए टॉपिक के साथ। बहुत जल्द हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।